गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय क्लास। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है क्रिया। चलिए आज हम समझते हैं कि क्रिया क्या होती है। तो देखिए, क्रिया जो शब्द किसी कार्य के होने करने का बोध कराते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, यानी मैं एक क्या करवा रही हूँ, कार्य मतलब काम करवा रही हूँ। तो मैंने आपको एक कार्य कराया, यहाँ पर एक कार्य हो रहा है। कैसे? क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये काम हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर कार्य होता है या फिर करने का बोध होता है, ठीक है, आपको वाक्य पढ़ के ये समझ आ जाएगा कि वहाँ पर कार्य हो रहा है, काम कोई किया जा रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर काम किया जा रहा है उसका जहाँ पे हमें बोध यानी हमें पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर कार्य हो रहा है, उसी शब्द को हम क्रिया बोलेंगे। उसको तो हमने क्रिया बोल दिया। अब नेहा पढ़ रही है, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो यहाँ पर किस कार्य का बोध हो रहा है हमें? पढ़ने का, ठीक है। नेहा पढ़ रही है, ये वाला जो कार्य हो रहा है पढ़ने का, इससे हमें पता चला कि यहाँ पर क्रिया हो रही है, ठीक है। आगे धातु क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। अब मूल रूप जैसे कि ये जो पढ़ शब्द लिखा है, लिख शब्द लिखा है, ये मूल रूप होते हैं। मूल रूप में हम जब ना प्रत्यय लगाते हैं, ना प्रत्यय लगाने के बाद ये पढ़ का हो जाएगा पढ़ना, लिख का हो जाएगा लिखना। तो जब हम क्रिया में ये प्रत्यय जोड़ेंगे धातु में, तो ये क्रिया का सामान्य रूप बन जाएगा, ठीक है। धातु में हमने ना प्रत्यय जोड़ा तो क्रिया का ये सामान्य रूप बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा धातु। अब देखिए, भेद जो है वो दो प्रकार के पढ़ेंगे हम। एक पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, और एक पढ़ेंगे हम संरचना के आधार पर, ठीक है। तो चलिए पहले कर्म के आधार पर डिस्कस करते हैं। कर्म के आधार पर दो क्रियाएं होती हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। आप देखिए, अकर्मक सकर्मक में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चंस भी इनमें से ही आते हैं। पर देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझाऊंगी। देखिए, अकर्मक जो होता है क्रिया का फल, जैसे कि मान लीजिए, फल का क्या मतलब है? यहाँ पे फल फ्रूट्स वाले फल नहीं है। आप समझिए आप बात को। क्रिया का फल कर्म पे नहीं पड़ेगा, सिर्फ कर्ता पे पड़ेगा। हम वाक्य को एग्जाम्पल में लेंगे तभी हमें समझ आएगा। देखिए, जैसे यहाँ राम दौड़ रहा है। अब ये अकर्मक क्रिया है, हमने कैसे पहचाना वो समझिए। यहाँ पर राम जो है वो कर्ता है। कर्ता क्या होता है समझिए। क्रिया हमने अभी समझी कि काम हो रहा होता है, वो क्रिया होती है। तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? दौड़ने का काम, ठीक है। दौड़ने का काम क्रिया है, ये तो हो गई क्रिया। अब क्रिया को जो करता है, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है इस वक्त? मैं कर रही हूँ, तो मैं करता हूँ। वैसे ही दौड़ने का काम राम कर रहा है, तो राम हो गया कर्ता, ठीक है। ये हो गया कर्ता, ये हो गया कर्ता। अब राम दौड़ रहा है, तो दौड़ने का यहाँ क्या लिखा है? क्रिया का फल। दौड़ने का फल किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे, राम पे। चिड़िया उड़ रही है, उड़ने का फल किस पे पड़ रहा है? चिड़िया पे, ठीक है। जहां पर कर्ता होता है मौजूद, कर्म मौजूद नहीं होता। यहाँ पर कर्म मौजूद होता ही नहीं है। तो जहां पर कर्म नहीं होगा उसका नाम अकर्मक होगा। अब आप नाम से भी समझ सकते हैं। तो अकर्म, जहां कर्म ना हो वो अकर्मक, जहां कर्म हो, स मतलब साथ, जहां कर्म साथ हो वो सकर्मक। तो ये हमने समझ लिया अकर्मक। अब जहां कर्म साथ होते हैं, क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, यानी कि कर्म जिस वाक्य में मौजूद होता है, कर्म के साथ, देखिए यहाँ भी लिखा है मैंने, और स मतलब साथ होता है। तो आप सिर्फ इस शब्द से भी डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। कितना इजी है। आप समझिए, सकर्मक क्रिया का फल कर्म पे पड़ता है। जैसे यहाँ पे दौड़ने की क्रिया हो रही थी,
पर इसका फल राम पे पड़ रहा था क्योंकि यहाँ पे कर्म नहीं था। मगर जहाँ कर्म मौजूद होता है क्रिया का फल कर्म पे पड़ेगा। कैसे? राम पत्र लिखता है। अब यहाँ पर देखिए, पहले छांटना, सबसे पहले छांटने का काम किया करिए, क्योंकि उससे ना वाक्य बहुत सिंपल हो जाता है। ये क्या है? लिखना, क्रिया हो गई। चलिए, ये तो हो गई हमारी क्रिया, ठीक है। ये क्या है? कर्ता। कौन काम कौन कर रहा है लिखने का? राम। राम हमारा हो गया कर्ता। पत्र बचा। ये जो पत्र है यानी कि लिखने का फल, क्रिया का फल यानी लिखने का फल पत्र पे पड़ रहा है, ठीक है। लिखने का फल पत्र पे पड़ रहा है, इस वजह से ये हो गया कर्म। तो या जिस वाक्य में कर्म मौजूद है वो सकर्मक है, जिस वाक्य में कर्म मौजूद नहीं है वो अकर्मक है। आई होप आपको ये सिंपल सी चीज समझ आई होगी। मोहन पानी पीता है। यहाँ पर मोहन एक कर्ता है, पानी एक कर्म है, पीता है एक क्रिया है। अब पीने का फल पानी पर पड़ रहा है, पानी को पिया जा रहा है, तो यहाँ पर भी कर्म मौजूद है, इसलिए ये सकर्मक हुआ। एक सेंटेंस भी बताती हूँ आपको। राम ने रावण को मारा, तो राम हो गए कर्ता, मारने का काम कौन कर रहे हैं? कर्ता, राम। अब मारने का जो काम किया है कर्ता ने, उसका फल किस पे पड़ रहा है, यानी किसकी मृत्यु की जा रही है? रावण की। तो रावण यहाँ पे कर्म हो गया, है ना। तो ये था एग्जाम्पल। आप देखिए, कभी कभी क्या होता है, सकर्मक क्रिया को बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और पहचान भी नहीं पाते हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे ये अकर्मक है, सकर्मक है। तो सिंपल सी चीज़ है, आप क्वेश्चन करो। सकर्मक पहचानने का एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। आप वाक्य में ये 2 सवाल कर लो, अगर इन 2 सवालों का जवाब आपको मिला तो वो सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक। कैसे? यहाँ पहचान कैसे करेंगे हम? जैसे हमने क्वेश्चन लिखा है क्या, राम क्या लिखता है, तो उत्तर में क्या मिल रहा है? पत्र। तो पत्र यानी हमें उत्तर में मिल रहा है, तो ये सकर्मक हो गया। उसके बाद मोहन क्या पीता है? पानी। हमें क्या का उत्तर मिल रहा है? पानी, तो मोहन पानी पीता है, तो ये हो गया सकर्मक। तो उसी तरीके से किसको भी आप पूछेंगे, देखिए अनावश्यक सवाल नहीं पूछेंगे। जैसे मोहन किसको पीता है, अब मोहन किसी को पिएगा थोड़ी, तो ये अनावश्यक सवाल नहीं करने हैं कि आप मज़े में करो और मैम हमें तो उत्तर ही नहीं मिल रहा। आपको तरीके से पूछना होगा सवाल। क्या, जहाँ पर क्या का सवाल उचित है वहाँ पे क्या का सवाल करिए, जहाँ पर किसको का सवाल पूछना चाहिए वहाँ पर किसको का सवाल करिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए, सकर्मक के 2 भेद पढ़ने हैं हमें। सकर्मक के 2 भेद, एक कर्मक, द्विकर्मक। देखिए नाम से ही समझ आ रहा है, एक कर्मक यानी क्रिया एक कर्म के साथ होती है, जहां जैसे इन एग्जाम्पल्स में एक एक कर्म है, ठीक। और द्विकर्मक जहां पे 2 कर्म साथ में होते हैं। वाक्य 2 कर्मों के बिना संभव नहीं हो सकती, वहां पर द्विकर्मक प्रयोग होगा। जैसे यहां मैं दिखाती हूं आपको, एक कर्मक का एग्जाम्पल है, क्रिया एक कर्म के साथ। मोहन खाना खाता है, ये हो गया हमारा क्रिया, मोहन हो गया कर्ता, बचा क्या? कर्म। तो ये जो कर्म है, जो एक शब्द है खाना, ये एक कर्मक हो गया। उसके बाद द्विकर्मक पे आते हैं। राम ने श्याम को पुस्तक दी। अब देखिए यहाँ पर एक तो कर्ता हो गया हमारा राम, और देने वाली हो गई हमारी क्रिया, ओके। अब यहाँ पर 2 कर्म हमें पढ़ रहे हैं। देने का जो कर्म है वो 2 शब्दों पे पड़ रहा है, देने का जो फल है वो इन दोनों पे पड़ रहा है। एक तो श्याम को दी जा रही है इसलिए श्याम पर, और दूसरा पुस्तक दी जा रही है इसलिए पुस्तक पर, ठीक है। आप मान लीजिए अपने फ्रेंड को बुक देंगे तो उसके लिए आपको क्या किस किस चीज़ की नीड होगी? एक तो आपको जो आपने बुक ली थी वो, और एक तो आपका दोस्त। अगर आपका दोस्त नहीं होगा तो बुक किसे दोगे, और अगर बुक नहीं होगी तो दोस्त को क्या दोगे? तो दोनों चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है हमें। तो यहाँ पर ये जो कर्म है, 2 कर्म, राम ने श्याम को पुस्तक दी, तो राम ने दी पुस्तक श्याम को, 2 कर्म हमें मिल गए, तो ये हो गया द्विकर्मक, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे संरचना के आधार पर भेद। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब, जैसे मान लीजिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप पढ़िए,
ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ। तो आपने मुझसे प्रेरणा ली कि यार मैम तो पढ़ने कह रही हैं, चलो पढ़ाई करते हैं ताकि मार्क्स अच्छे आए, तो उसी को प्रेरणा देना कहते हैं। तो उसी तरीके की ये क्रिया है। कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, बल्कि स्वयं कार्य को नहीं करेगा। जैसे कि क्रिया हो रही होती है वाक्य में, लेकिन कर्ता खुद नहीं करता कार्य, बल्कि दूसरों से करवाता है। जैसे सीता ने सीमा से पत्र लिखवाया। यहाँ पर ये जो लिखवाया है, ये जो लिखवाया शब्द है, ये प्रेरणा दे रहा है कि सीता ने पत्र खुद नहीं लिखा, बल्कि सीमा से लिखवाया है। ठीक है, तो सीता ने सीमा से लिखवाया है, तो ये हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक क्रिया आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है। जैसे देखिए, दो या दो से अधिक, जैसे कल मेहमान चले जाएंगे। यहाँ पर चले जाना, चले एक क्रिया है, चलना। जैसे हम चले का अगर सामान्य रूप समझें, चले एक क्रिया है, ठीक है, अलग। चले एक अलग क्रिया है और जाएंगे, जाना एक अलग क्रिया है। तो कल मेहमान चले एक क्रिया, जाएंगे दो क्रिया। तो दो या दो से अधिक क्रिया एक पूर्ण क्रिया बनाती है। ये बना एक ही क्रिया रही है, इसको आप एक ही क्रिया मानोगे, लेकिन ये दो या दो से अधिक क्रिया से मिलकर बना है, चले जाएंगे। ठीक है, तो ये पूर्ण क्रिया यहाँ पर बना रही है, कल मेहमान चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ रोज आ जाया करता हूँ। यहाँ आना एक क्रिया है और जाया करता हूँ एक क्रिया हो गई। ठीक है, तो आ जाया हो गई दो क्रिया। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। देखो ये बहुत इजी है समझना। जब कर्ता यानी जो कार्य कर रहा है, जैसे मैं एक कार्य पूरा करूंगी, समाप्त कर दूसरा कार्य आरंभ करता है। जैसे कि एक क्रिया समाप्त हुई और दूसरी क्रिया चालू हो गई एक वाक्य के अंदर, जैसे दूसरी क्रिया चालू हो गई। जैसे इस वाक्य में देखते हैं, रमेश खाना खाकर विद्यालय गया। पहले रमेश ने कौन सा काम किया? खाना खाने वाला काम किया। ठीक है, तो रमेश ने पहले खाना खाया, खाकर, जो खाकर शब्द है यह है खाने वाली क्रिया। अब उसके बाद वो क्या किया? विद्यालय गया, फिर उसने जाने वाला काम किया। पहले उसने खाया, उसके बाद वो विद्यालय गया। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया ये वाली जो खाकर क्रिया है, ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। एक और एग्जांपल देती हूँ। मैंने नहाकर पूजा की। तो मैंने नहाकर, देखिए आप एक चीज और नोटिस करेंगे, इसमें कर लिखा रहता है अंत में। खाने क्रिया है, कर लग गया। मैंने खाकर रमेश खाना खाकर विद्यालय गया। मैं बोलूँगी मैंने नहाकर पूजा की। नहा कर पीछे कर लगाया और फिर मैंने बोला पूजा की, तो यहाँ पर पूर्वकालिक नहाकर हो गई। ठीक है, उसके बाद ही मैंने पूजा आरंभ की। पहले मैंने नहाने वाला कार्य कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने पूजा करने का कार्य स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये था आपका क्रिया। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो भी शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच।